सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों को, सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है, बस क्या कहें, ऐसा लग रहा है कि ये बारिश हमें भिगा नहीं रही है बल्कि हमें डुबोने पे तुली हुई है। सच में बहुत सारे शहर डूब रहे हैं, बाढ़ से परेशान हैं, एकदम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब तो बस यही कहना है कि बरखा रानी आप वापस चली जाइए। बिल्कुल, क्योंकि हम बड़े मनोहार के साथ बुलाते हैं, लेकिन इस बार जो बारिश हो रही है पूरे देश भर में, मतलब हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी बारिश नहीं हो रही, लेकिन जहां हो रही है तो बेतहाशा हो रही है, कहर बरपा रही है। तो बस यही शुभकामनाएं हैं। और अब आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है और हमें इंतजार रहता है अपने श्रोताओं के विचारों का भी। और आज जागतिक वरिष्ठ नागरिक दिवस है और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी है। तो भाई अंतरिक्ष की सैर हमारे श्रोताओं ने नहीं होगी, ये तो हमें पता है, लेकिन आपने अंतरिक्ष में जो बच्चे आपके घर में जो युवा पीढ़ी है कुछ आगे करना चाहती है या उनका कोई सपना है ऐसा, तो हमें आप जरूर लिख के भेजें और क्या कुछ कर रहे हैं, किस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, वो जो गाना है मामा जी के रॉकेट से हम चांद की सैर पर जाएंगे, इस बहाने तो हम अंतरिक्ष की सैर कर लिया करते हैं। और जब बात ऐसी चली है घर की, तो घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनकी सेवा के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, कि आप किस तरीके से उनका देखभाल करते हैं अपने घर में, कैसे उनका ध्यान रखते हैं। और अंतरिक्ष की जहां तक बात है, सिर्फ युवा पीढ़ी क्या, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी होती है। तो आपको कितनी दिलचस्पी है या आपको क्या अच्छा लगता है? आप भी देखते हैं तारे या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बताइए। और हम एक और विषय पे बात करेंगे, बुजुर्गों के बारे में भी उनकी क्या राय है, वो किस तरह से उनकी देखभाल करते हैं, वो हमें जरूर बताएं कि उनके घर में जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी, चाचा चाची, जो उम्र दराज हैं, तो उनके पास थोड़ी देर वक्त बिताएं तो आपका दिन अच्छा हो जाता है और उनको कितनी खुशी मिलती है। आप अपने अनुभव साझा कीजिए। बिल्कुल। और हम बात करेंगे अपनी पहचान खुद बनाएं, यानी कि सेल्फ ब्रांडिंग के बारे में हम बात करेंगे। और हम पर्यटन पे भी जाएंगे आज। घूमने तो चलना जरूरी है। जी, तो आज हम जाने वाले हैं खुनोमा, जो कि है नागालैंड में। तो और आर्थिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई आज जो जमाना है, जो भागदौड़ का जमाना है, टेक्निक का जमाना है, जहां पर हर चीज में केमिकल मिला हो रहा है, दाल चावल हो या जो भी सब्जियां हैं, कोई भी शुद्ध नहीं मिल रही। तो ऐसे में दुनिया बीमार चल रही है और कुछ लोग बीमार नहीं भी होते हैं तो दवा खाने की उनकी आदत पड़ जाती है। जी हाँ। और हल्का सा, ममता जी, हल्का सा सर में दर्द हुआ या छींक भर आ गई, अरे मैं तो जुकाम हो जाएगा, पहले ही दवाई खा लो। इस तरीके की चीज होती है। और कई माओं को मैंने कहते सुना है कि बच्चे को जरा भी हरारत हुई, अरे हमने तो फटाक से उनको दवा दे दी है ताकि उनको बुखार ना आए। ये बहुत गलत होता है और खास तौर से एंटीबायोटिक्स दवाएं बिना डॉक्टर के पूछे नहीं देनी चाहिए। बट बहरहाल अब तो दवाइयों का चलन, एलोपैथी दवा के साथ होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। तो आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कहीं आप भी तो इस लत के शिकार तो नहीं हो गए हैं। तो दवाइयों की आदत न डालें, यह है हमारा मुद्दा। और अभी हमारा मुद्दा है कि हम एक गाना सुनवाते हैं। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। हो
न जा दिल तोड़ के, हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्शी की रचना थी। और हम श्रोताओं से कह रहे थे गाने से पहले कि बुजुर्गों का आप किस तरह से ख्याल रखते हैं। हमारी एक सखी की टिप्पणी आ चुकी है, लिखा है कि परिवार के बुजुर्ग देश और समाज में इंसानी वजूद का आधार होते हैं। बच्चों के विकास में परिवार के बुजुर्ग की बड़ी अहम भूमिका होती है। परिवार को पहली पाठशाला कहा गया है और बुजुर्ग उस पाठशाला की नींव या स्तंभ होते हैं। पर इस समय जो एकल परिवार का चलन शुरू हुआ है, वहां बुजुर्ग की हैसियत हाशिए पर जा टिकी है। भारतीय परिवार ने सदियों से चली आ रही परंपरा का जो रूप ग्रहण किया है, वो इंसान के सर्वांगीण विकास को अवरुद्ध कर रहा है। जी, और ममता जी, आज इस दिन विशेष पर कुछ कहने से पहले मैं एक आपके साथ में अपना एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ। सिर्फ एक ही ना? हाँ, बस एक ही है। जी, तो कुछ दिन पहले मुझे एक फंक्शन में, फैमिली फंक्शन था, उसमें जाने का मौका मिला था। तो वहां पर कुछ वरिष्ठ महिलाओं से मिलना हुआ जिनके बच्चे विदेशों में और महानगरों में बस चुके हैं। लेकिन उनका कहना था कि वो कभी कभी या त्योहारों पर बच्चों से मिलने अपने जाते हैं वहां पे। ये समय वो अपने खुद के लिए, जो अभी इस समय बिता रहे हैं, वो अपने खुद के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। अपने शौक, अपने सपने पूरे करने में लगे हुए हैं। और किसी को बागवानी का शौक है, तो किसी को संगीत का, तो किसी को लिखने पढ़ने का है। उन्होंने एक ग्रुप बना रखा था और जो लोगों की मदद भी करता है, और उस ग्रुप में बहुत सी वरिष्ठ महिलाएं और पुरुष हैं। और ये ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है। मतलब वो लोगों की, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि लोगों की हेल्प भी करते हैं। किसी को कोई जरूरत हो तो उनसे मिलकर ऐसा लगा कि उम्र बस एक नंबर ही है। क्योंकि अपनी दूसरी पारी में भी वो लोग आर्थिक और मानसिक और शारीरिक रूप से, क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं ना, तो इस वजह से शारीरिक रूप से वो खुद पे आत्मनिर्भर है। आरती, जब हम सुबह कभी टहलने जाते हैं तो हम बहुत सारे पार्क की ओर जब रुख करते हैं तो देखते हैं कि कहीं दादा दादी पार्क, नाना नानी पार्क लिखा हुआ है। तो इसके मतलब कि वहाँ बुजुर्ग
सारे एकत्रित होते हैं और एक साथ टहलते हैं, जो आपने बताया ना जी। तो वहां भी ऐसा ही चलन है कि एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो बाकायदा वहीं पर एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, एक दूसरे से बोलते बतियाते हैं और फिर एकजुट होकर एक साथ बैठकर कहीं वो नाश्ता करते हैं, सुबह की चाय वहीं पर लेते हैं। तो ये जो बुजुर्गों की एकजुटता है ये बड़ी कारगर है आज के युग में, क्योंकि उनके घर में बच्चों और घर में जो महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बेटा है या और बड़ा परिवार है, तो लोगों को वक्त नहीं मिलता। बुजुर्गों को शिकायत रहती है कि देखो हमारे नाती पोते हमारे पास बैठते नहीं हैं, हमारे बच्चे जिन्हें हमने बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया वो ध्यान नहीं दे रहे। तो असल में उनको अवसाद होता है, दुख होता है। तो अगर आपके हाथ पैर सलामत है तो आप लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं। बिल्कुल। और एक्टिव रहेंगे तो जाहिर सी बात है स्वस्थ रहेंगे। तो ये शिकवा शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता है। आप और घर में बिल्कुल घर में आप टीका टिप्पणी करें, इससे बेहतर है कि आप जो भी लोग हैं जिनसे आप जितने अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, उनसे मिलें जुलें और व्यायाम करें, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखें, किसी पर निर्भर ना हो। और लेकिन हम इस बात से भी, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि संयुक्त परिवार में रह रहे बच्चों से भी ऐसी उम्मीदें की जाती हैं। ये बुजुर्ग उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे पास बैठे, बोले बतियाएं, अपनी समस्याएं बताएं, उनकी समस्या सुने, अपना दुख साझा करें, स्कूल कॉलेज में क्या हुआ, या बेटे जो नौकरी पेशे वाले हैं, बहू नौकरी पेशे वाली है, वो अपनी बात आकर साझा करें। लेकिन अमूमन ऐसा हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते सिर्फ बुजुर्ग की उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये भी कहना जरूरी है कि बच्चों को भी थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए अपने माता पिता के लिए, क्योंकि आपको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हीं की वजह से आपकी आइडेंटिटी है, पहचान है। तो उन्हें आप कैसे नहीं आप वक्त दे सकते हैं। आप बहुत बिजी हैं, 10 मिनट आधा घंटा उनके पास बैठे, देखिए उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान तिराती, कैसी खुशी पाते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे आपके साथ में, जो भी अपने अनुभव साझा करेंगे, तो उससे आपको अपनी लाइफ में फायदा मिलने वाला है। और ममता जी, इस समय देखा जाए ना तो इतनी तेजी से सब चीजें बदल रही है ना कि अब जो माता पिता हैं, जो बहुत समय से अब लोग जो एकल परिवार में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार तो बहुत समय पहले ही खत्म हो मतलब होने पे आ गया, तो उनको भी मालूम है कि अगर हम एकल परिवार में रह रहे हैं तो जरूरी नहीं बच्चे भी हमारे उस हिसाब से हमारे साथ में रहें। तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल चुके हैं महानगरों में खासकर। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो छोटे शहरों में रह रहे हैं जिनके माता पिता है ना, तो वो तो अपने महानगरों में चले जाते हैं अपने बच्चों से मिलने। लेकिन जो महानगरों में रह रहे हैं और जिनके बच्चे विदेशों में बस गए हैं, तो उनको ये लगता है ना कि उनको असुरक्षा लगती है, थोड़ा सा अकेलापन लगने लगता है। तो उनको चाहिए कि वो जितना ज्यादा लोगों से घुल मिल सके, अपने आप को अंदर कैद मत करिए, अपने अंदर बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए जुलिए और अपने आप को किसी न किसी चीज में व्यस्त रखिए। जो भी आपके सपने रहे, जो आप कुछ करना चाहते थे, वो आप करिए। आपके समय है, आपके पास इतना, आप उस चीज को कर सकते हैं पूरी तरह से। और आजकल तो सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए आप कुछ कर सकते हैं। एक जमाना था आरती, जब आर्थिक सुरक्षा के तहत कोई ऐसी मतलब डर नहीं होता था बुजुर्गों के अंदर, वो पूरी की पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों के नाम कर देते थे, पूरा बैंक बैलेंस उनके नाम होता था। लेकिन अब दौर बदल गया है, जहां बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, ध्यान नहीं दे पाते, कई बार उनका स्वभाव बन जाता है कि बहुत ज्यादा भावनात्मक स्वभाव नहीं होता, तो वो कहीं जैसे कि आपने कहा विदेश में बस गए, विदेश में गए, वहां की दुनिया बिल्कुल अलग होती है, वहां का रहन सहन सब कुछ अलग है, ढर्रा अलग है, तो वहां जाके कई बार भूल भी जाते हैं अपने कामकाज में माता पिता को। तो ऐसे में आपको आर्थिक रूप से समृद्ध रहना बहुत जरूरी है। तो ये नहीं कि आपने जैसे ही आप बड़े हुए, आपकी उम्र हुई 60 के बाद, आपने सारी जमा पूंजी उनके नाम कर दी। तो अपनी सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए अपना जो बैंक बैलेंस है अपने नाम रखें, क्योंकि वो जब आपका जो बैंक का जो दस्तावेज होता है उसमें तो नॉमिनी आपके बच्चे रहते ही हैं। तो ये भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये सुना जाता है कि अंतिम समय में सुधार गृह में, वृद्धाश्रम में बच्चों ने छोड़ दिया, कभी मुंह पलट के नहीं देखा, उनका मुंह नहीं देखने आए। तो ऐसे में आर्थिक तंगी एक बहुत बड़ा कारण होती है कि आप वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो गए, कैद कर दिए गए। अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो आप अपने घर में बिल्कुल, और अपने घर को अपने नाम ही रखिए। बिल्कुल ये चीजें करिए, जो चीजें मिलनी है वो बाद में मिलेंगी लोगों को। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जागतिक यानी कि वरिष्ठ नागरिक दिवस में भाई वरिष्ठ होना सौभाग्य की बात है, तो उसके संरक्षण का दायित्व समाज पर निर्भर है, लेकिन ये निर्भरता जहां तक हो सके जीवन भोगी स्वयं से ही निभाए
तो वह अपने जीवेम शतम के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने की ओर अग्रसर रह सकता है। और ये अग्रसरण ही जीवन की निशानी है। फिर किसी की सेवा का ऋणी होने से किसी का सेवक बने रहने में ही स्वयं की श्रेयस्कर्ता रहा करती है। ये इस तरह से कहना चाहते हैं। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है। अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। आरती, आप हमें पता है कि आप श्रोताओं की टिप्पणियों में गुम हैं, तो जरा जोर से पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। हमारी श्रोता लिखती हैं कि उम्र का ऐसा पड़ाव जिसने जमाना देखा होता है, मौसमों के परिवर्तन का अनुभव किया होता है, सुख दुख की छांव में अपनी बगिया को सवारा सहेजा पालन पोषण किया होता है। जरा सोचिए कितनी लंबी उम्र उन्होंने इसमें खर्च की होती है। जब उनका ऐसा समय होता है कि अब उनकी देखभाल करें, तब नई सोच को उन्हें समझने का समय नहीं, पास बैठना तो दूर देखभाल का समय नहीं। क्या कभी आप इस उम्र से नहीं गुजरेंगे? अपने बच्चों को आईना पहले से दिखाएं कि आज तुम ऐसे हो, कल इनके जैसी उम्र में भी आओगे। जाओ दादा संग बातें करो, उनके अनुभवों से कुछ सीखो। एक श्रोता ने लिखा है कि रिटायर्ड होने के बाद मैंने नागपुर में अपने कुछ साथियों से मिलकर वरिष्ठ लोगों की समस्या दूर करने के लिए एक सामाजिक संस्था बनाई है। हर साल कुछ न कुछ मनोरंजक कार्यक्रम और चर्चा विशिष्ट लोगों के मार्गदर्शन के लिए सेमिनार आयोजित करते हैं, जिसमें उनके व्यवहार और साइबर फ्रॉड, बैंकिंग के बारे में कैसे बचें या उनके स्वास्थ्य के विषयों पर हम बात करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं।
और एक श्रोता ने लिखा कि जिस घर में बुजुर्ग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा तो यही कहना है कि समय रहते बुजुर्गों से उनका अनुभव प्राप्त कर लो और उनको सम्मान दो, इज्जत दो। किसी बुजुर्ग को अपमानित करना बहुत आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ ज़बानी खर्च होता है। कितनी सही बात लिखी इन्होंने। और एक हमारी श्रोता जो लिखती है कि घर के बुजुर्गों को परिवार की नींव कहा जाता है। बुजुर्गों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनसे सलाह लेनी चाहिए। उनका स्नेह और प्यार अनमोल है। हर साल 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं। ये वो दिन है जब पूरी दुनिया बुजुर्गों के सम्मान में एक साथ खड़ी होती है। इस साल हम 33वां वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मेरी माँ एक कहानी सुनाती थी। एक वृद्धा जो बहुत गरीब थी और दिन भर कुछ मांग कर लाती थी। उसका पेट चलता था। गांव के कुछ लोग उसे बेहद तंग करते थे, पर वृद्धा कुछ नहीं बोलती थी। उनकी नादानियों से बुजुर्ग महिला बेहद परेशान हो जाती थी। किसी एक दिन कहा, मैया तुम्हारा जो खाना है, जो तुम खाना मांग रही हो, वो मैं छीन लूंगा तो तुम कुछ बोलोगी तो नहीं? वृद्धा बोली कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी बेटा, पर मेरी रोम अगर तुम्हें कुछ कह देती तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यानी मेरी आह तुम्हें लग जाए। तो कहने का मतलब यह है कि बुजुर्गों को कुछ ऐसा न करें, ऐसे तंग न करें, प्रताड़ित न करें कि उन्हें दिल से इतनी ज्यादा ठेस पहुंचे। जी बिल्कुल। अब बुजुर्गों की बात करते तो हमारी जो एक श्रोता है उनको वो कहती हैं कि जब भी बुजुर्गों की बात चलती है तो मुझे प्रेमचंद की कहानी काकी बरबस याद आ जाती है। बूढ़ी काकी। जी, बूढ़ी काकी, उन्होंने काकी लिखा है। और कथा की नायिका जो अपनी और अपने पति की गलतियों के लिए भगवान से और काकी से क्षमा मांगती है। और ये तो बुजुर्गों की बात थी। दरअसल जब इस मुद्दे पर बात करने चले तो बहुत सारा वक्त लग सकता है, तो भी ये बात खत्म नहीं हो सकती। तो हम घड़ी की ओर देखें और अगले मुद्दे पर आ जाएं। हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात कर रहे हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है अपना देश भारत, और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार ने 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। समारोह का उद्देश्य खोजकर्ताओं की नई पीढ़ी को प्रेरित करना और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करना भी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए एक ऐसे लैंडर को डिजाइन करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कठिन इलाके में यही सलामती से लैंड करने और रिपोर्ट भेजने में सक्षम हो। जी, और इसरो को यह भी सुनिश्चित करना था कि रोवर आवश्यक वैज्ञानिक प्रयोगों को प्रभावी ढंग से अंजाम दे सके। और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो प्रज्ञान रोवर था उसकी सफल तैनाती हुई। लैंडिंग के स्थल का नाम शिव शक्ति बिंदु रखा गया, यानी कि स्टेशन शिव शक्ति रखा गया। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। 23 अगस्त 2025 को भारत अपना दूसरा अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। इस वर्ष के अंतरिक्ष दिवस का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आर्यभट्ट जो समझ लीजिए प्रथम कहे जाते हैं खगोल शास्त्री, जो प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर आधुनिक मानव अंतरिक्ष उड़ान तक भारत के ज्ञान की निरंतरता पर प्रकाश डालता है। इसका मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। और ये थीम जो है वो आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के अग्रणी गणितज्ञ खगोल विज्ञान शास्त्री थे, जिनके कामों ने खगोल विज्ञान की बौद्धिक नींव रखी। उससे लेकर आगामी मानव अंतरिक्ष यान मिशन जो गगनयान अब आने वाला है तक राष्ट्र की यात्रा को दर्शाती है। इसरो ने कहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस केवल तकनीकी उपलब्धियों के विषय में नहीं है, बल्कि हमारे सभ्यतागत जो ज्ञान है उसके भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ने के बारे में भी है। आगामी गगनयान मिशन को एक ऐसी छलांग के रूप में देखा जा रहा है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएगी अंतरिक्ष में। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल अंतरिक्ष और वैज्ञानिकी के क्षेत्र में हासिल की गई एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि का सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा की थी। और बहुत सारी टिप्पणियां हैं हमारे श्रोताओं की, जानकारी भी है। अब सुनते हैं ये गाना और सैर करते हैं रॉकेट की। रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। अरे मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे।
भी ले जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। अरे दीदी बच्चा थोड़ी है। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। दीदी साथ न जाएगी तो कौन तुम्हें नहलाएगा? कौन करेगा कंघी पट्टी, कपड़े कौन पहनाएगा? हवा करेगी कंघी पट्टी और बादल नहलाएंगे, परियां कपड़े पहनाएंगी, सारे मुंह धुलवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। रात को नींद न आएगी तो लोरी कौन सुनाएगा? घोड़ा बनकर कौन चलेगा, पीठ पे कौन बिठाएगा? घोड़ा बनना क्या मुश्किल है, हम खुद ही बन जाएंगे। लोरी के रिकॉर्ड बहुत हैं, बाजे पर बजवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। कपड़ों पर गिर जाएगा सालन, खाना कैसे खाओगे? दीदी साथ न हो तो सुन लो, कुछ भी मजा न पाओगे। ले चलो ना दीदी को साथ। मामा जी का रॉकेट है, मामा जी घर फरमाएंगे, हम तुमसे वादा करते हैं दीदी को ले जाएंगे। अच्छा अब तुम यहीं पे ठहरो, मैं जल्दी से जाता हूँ, अपने प्यारे मामा जी से पूछ के वापस आता हूँ। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई। तो ये दीदी फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था। और इस गाने के जरिए हम सब ने मामा जी के रॉकेट पे सैर कर ली। और अब घड़ी की ओर देखिए आरती, एक ब्रेक का समय है, तो लेते हैं एक ब्रेक और कुछ बातें लेकर आते हैं। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली, अपने श्रोताओं को याद दिला दें। और आरती, आपने कहा था पर्यटन के लिए हम ले चलेंगे अपने श्रोताओं को खोनोमा यानी नागालैंड। तो ले चलते हैं। खोनोमा गांव नागालैंड के कोहिमा में एक छोटा सा गांव है। ये गांव एशिया का और भारत का पहला हरित गांव है। खोनोमा गांव इको टूरिज्म के लिए जाना जाता है। ये अपने सीढ़ीदार धान के खेतों के लिए भी मशहूर है, जो पहाड़ियों के ढलानों पर बने होते हैं। इन धान
की खेतों की सिंचाई जो होती है बांस के पाइपों की एक अनूठी प्रणाली से की जाती है, जो नालों से पानी प्रवाहित करती है और इन धान के खेतों से खोनुमा गांव की हरियाली और प्राकृतिक दृश्य का सुंदरतम नजारा देखने को मिलता है। खोनुमा गांव जंगली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि जंगली पौधों, जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों के घर यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे आदिवासियों का घर भी है, जिनमें से एक बहुत पुरानी जनजाति है अंगामी। अंगामी आदिवासी अपनी बहादुरी और मार्शल आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। जी, और पहले यहाँ भी बाकी आदिवासी गांव की तरह शिकार किया करते थे वो लोग, लेकिन एक तरह से शिकार उनकी परंपरा का हिस्सा भी था। लेकिन 1998 में खोनुमा के लोगों ने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शिकार की वजह से कई पशु पक्षी विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे। तब से खोनुमा गांव को पर्यावरण संरक्षण गांव के तौर पर देखा जाता है। खोनुमा गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पेड़ नहीं काटे जाते हैं बिल्कुल, और गांव में खोनुमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल काउंसिल है। ये संगठन इन प्रयासों की निगरानी करता है। अगर किसी को कुछ बनवाना होता है तो वो ममता जी पेड़ को नहीं काटते हैं, बल्कि उसकी टहनियों को काटते हैं। और खोनुमा गांव के घर एक दूसरे से पूरी तरह से सटे होते हैं। इस तरह के घर होते हैं वो। खोनुमा में शिकार भी होता है, और इसके अलावा यहाँ पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ प्लास्टिक, पॉलीथीन का उपयोग न के बराबर होता है। जगह जगह पर कचरे के डब्बे रखे हैं, यहाँ सड़क पर कचरा दिखता ही नहीं। खोनुमा को हरित गांव बनाने में बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ हर स्कूल में हफ्ते के आखिर में एक स्वच्छता प्रतियोगिता होती है, जिसमें सभी बच्चे हिस्सा लेते हैं। इसमें उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता बनी रहती है। और इसके अलावा खोनुमा बहुत सारे दुर्लभ और लुप्त प्राय जीवों की प्रजातियों और वनस्पतियों के लिए भी जाना जाता है। और बहुत सारे यहाँ लुप्त प्राय पक्षी हैं जो अमूमन देखने को नहीं मिलते, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जी, और इसके साथ साथ खोनुमा गांव की खूबसूरत विशेषता है हॉबिट घर, जो छोटे और आरामदायक होते हैं, जो बांस की डंडों और फूस की छत से बने होते हैं। और दूसरी चीज जो यहाँ पे लुप्त प्राय पक्षी हैं जो मिल रहे हैं अभी, वो है ब्लिट्स, ट्रैगोपैन, हॉर्नबिल, ग्रेट बार्बेट, ग्रे बैक्ड जो लाइक होता है, रूफस, बेलेड वुडपेकर है, येलो बिल्ड है, ब्लू मैगपाई है, इस तरीके के हैं। और खोनुमा में कई तरह के स्थानीय हस्तशिल्प भी उपलब्ध हैं, जो बांस, लकड़ी और धातु से बने होते हैं, जैसे कि टोकरियां हैं, चटाई हैं, बर्तन है, चाकू, हार, ये सब खरीद सकते हैं आप वहाँ पे। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कपड़ा उद्योग पर निर्भर करती है। तो खोनुमा के अंगामी शॉल पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। खोनुमा में लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर होम स्टे तक उपलब्ध है। यहाँ होम स्टे में सारी सुविधाएं मिलती हैं, और यहाँ सभी चीजों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। तो अगर आप होम स्टे में रह रहे हैं तो पर्यटकों को ठहराने के लिए सभी को बारी बारी से हर गांव वाले को मौका मिलता है। और कोहिमा से जो खोनुमा है वो सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सड़क मार्ग से, हवाई से या रेल मार्ग से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये हरित गांव है, इसलिए यहाँ पॉलीथीन में कुछ नहीं मिलेगा अगर आप कुछ खरीदते हैं तो। दिसंबर में नागालैंड में बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल होता है, और उस फेस्टिवल में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आनंद उठाते हैं। खोनुमा के लोगों के प्रयास से यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, जैसे वन्य जीवों की संख्या और विविधता में वृद्धि आई है। खासतौर से बहुत सारे जो जंगली पशु पक्षी होते हैं उनकी सुरक्षा की गई है। जी, और इसके अलावा जल, मिट्टी, वायु की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। और ग्रामीण है उनकी आय और रोजगार पर भी अच्छा प्रभाव हुआ है। और खोनुमा में त्योहारों का आयोजन बहुत आनंद लेने के लिए आप फरवरी में जो उसका सेकंडरी उत्सव होता है वहां पे जा सकते हैं। मार्च में आप अंगामी उत्सव का आनंद ले सकते हैं। जून में विश्व पर्यावरण दिवस में जा सकते हैं, और दिसंबर में हॉर्नबिल फेस्टिवल में जा सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं वहाँ नागालैंड पहुंचने के लिए? आप हवाई यात्रा से कर सकते हैं, सड़क से जा सकते हैं, क्योंकि कोहिमा से बहुत पास में है। अगर आप सड़क से जाएंगे तो कोहिमा से 20 किलोमीटर पड़ेगा आपको, तो आप आराम से जा सकते हैं। तो अब सुनते हैं एक गाना। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल।
सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। हाँ, तो ममता जी आप इस बात से सहमत है? अगर मैं कुछ आपसे पूछूं तो वो ये है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, भले ही हम थोड़ी देर को ही मिले उनसे, हम उसके बारे में एक धारणा से बना लेते हैं कि ये इंसान बहुत ही कम बोलने वाला है, या बहुत ज्यादा बोलने वाला है, या बहुत ही गंभीर है, या बहुत हंसमुख है। ऐसा कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल एक छवि निर्माण होता है, इमेज मेकिंग होती है, और ये हालांकि कई बार गलत भी साबित होता है कि हम जैसा जिस व्यक्ति के बारे में के बारे में एक धारणा बना लेते हैं, कई बार उलट भी होती है धारणा। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ उत्पाद हैं जिनको पहचान लिया जाता है, उसकी वजह यह है कि उनकी अपनी गुणवत्ता वो कायम रखते हैं, और अपनी गुणवत्ता को कायम रखने के लिए उसे मेंटेन रखते हैं। तो हम बहुत समय तक उसी ब्रांड के पीछे भागते हैं जी। तो ये जो सेल्फ ब्रांडिंग है, अपनी पहचान खुद बनाए जी। तो मतलब हमेशा से ये लोग जिन्होंने ब्रांड अपना बना लिया, अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे पेश कर दिया है, प्रस्तुत किया है, तो वो हमेशा से ऐसे नहीं रहे कि आप सोचें कि नहीं वो हमेशा से इसी तरीके से आए। वो एक छोटे तौर पे उन्होंने एक छोटे स्तर से शुरू किया। आप किसी भी बड़े ब्रांड को देख लीजिए, उन्होंने एक छोटे स्तर से शुरू किया और उसको बढ़ाते बढ़ाते उसकी गुणवत्ता को बना के रखा, अपनी चीज को उस हिसाब से बना के रखा, उसके मापदंडों को बना के रखा, और धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में बैठ गई वो चीज। तो अगर हम कोई चीज प्रोडक्ट, आप अगर नाम किसी लोगो भी देख लेंगे ना, उस प्रोडक्ट का जो एक मेन उसका छपा होता है उस पर, वो भी देख लेंगे तो आप समझिए अच्छा ये इस ब्रांड का है, तो अच्छा हम उस कंपनी का है, उस ब्रांड के पीछे भागते हैं। ये सिर्फ ब्रांड के उत्पाद या चीजों के बारे में ही नहीं बात लागू होती है, बल्कि व्यक्ति के बारे में। जैसे मीडिया में पत्रकार हैं, या आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे होते हैं, कहानीकार है, राइटर है, लेखक, हम देखते हैं नाम देख के तुरंत उस ओर मुड़ जाते हैं कि अच्छा ये कहानीकार है तो इनकी कहानी तो अच्छी होगी, इनके उपन्यास अच्छे ही होंगे। या कोई आवाज की दुनिया में बड़े बड़े नाम जो रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा इनका प्रोग्राम है तो जरूर बहुत अच्छा होगा। और इसी तरह से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में है कि हम किसी डायरेक्टर का नाम देखते हैं, राइटर का नाम देखते हैं, तो भागते हैं कि इनकी फिल्म तो अच्छी होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ब्रांड बन चुका है, जो पहचान बन चुकी है, वैसा ही हो। आपको आकलन करना आना चाहिए कि वो ब्रांड आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है। जिस ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, जिस बात के पीछे भाग रहे हैं, वो आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं। कई बार उसकी पैकेजिंग भी होती है, कई
कई बार उसका प्रचार भी अलग तरीके से होता है, तो प्रचार के चक्कर में आप कई बार गच्चा भी खा जाते हैं। जी हाँ, और जो ये चीजें होती हैं, लेकिन ये अपने आप को इन्होंने स्थापित किया होता है बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद, कि वो इस चीज को लेके वो पूरी तरह से कंफर्म होते हैं कि नहीं, हमें ये चीज करनी है और हम इस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज को, इसमें सफलता पा ही लेंगे, क्योंकि वो नब्ज पकड़ लेते हैं ना कि क्या चीज है, किसको क्या चाहिए, तो इस हिसाब से फिर वो ब्रांड इस तरह से बन जाता है। आरती, सेल्फ ब्रांडिंग करना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, विवेक और धैर्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार खुद को स्थापित करने में महीनों नहीं वर्षों बल्कि पूरी जिंदगी लग जाती है। ऐसे में उदास और निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति आपको केंद्रित रहना चाहिए। याद रहे कि प्रतिभा अपनी पहचान खुद ही ढूंढ लेती है। इसके लिए जरूरी है लोगों से संपर्क में रहना भी कारगर होता है, कि सिर्फ आपकी प्रतिभा यानी टैलेंट ही काम नहीं करता है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें आप अपनी पहचान बहुत जल्द बना लेते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो। बिल्कुल, वो बस वो क्लिक करनी चाहिए, वो लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये चीज किस तरीके की है। अगर वो चीज समझ में आ गई तो फिर आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे अपनी चीज के लिए। और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत होती ही है ना, बस जरूरत है उसे पहचान कर लोगों के सामने रखने का आपको तरीका आना चाहिए। सीखने और लगातार सीखते रहने की आपके अंदर आदत होनी चाहिए। बिल्कुल, और व्यक्ति को यही चीज होती है खास बनाती है। अपने क्षेत्र में हो रहे आप बदलावों को स्वीकार कीजिए, ये नहीं कि अरे इसमें कंप्यूटर आ गया या कोई चीज नया सॉफ्टवेयर आ गया, अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे आप पीछे हटने लगते हैं। तो उस चीज को सीखिए, अपडेट रहेंगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आप सफल हो सकते हैं। तो उस चीज को रखिए आप, और उसको जो भी चीजें आगे आ रही हैं उनके साथ में आप सामंजस्य बनाकर चलिए। और सार्वजनिक मौकों पर और सोशल मीडिया के जरिए सेल्फ ब्रांडिंग करना बहुत आसान होता है। तो जितने भी समारोहों में जाएं या कहीं भी मिलें किसी से, तो वो चीजों को ऐसा जरूरी नहीं कि आप उस चीज को अगर किसी के सामने रखेंगे तो आपको खराब लगे कि नहीं मैं ऐसे कैसे करूं, तो उसमें हिचकिए नहीं। वो आपकी उपलब्धि है, अपनी उपलब्धियों को सामने रखने में हिचकना नहीं चाहिए। तो आप जब लोगों से 2-4 लोगों से बातें करते हैं, तो फिर जो लोग सुनते हैं आपकी बातें, वो आपको जो पर्सनली जानते हैं, वो किसी तीसरे के सामने बात करेंगे कि हाँ ये चीज इसकी उपलब्धि है, वो बताएंगे। वो इस तरीके से वो जो आपकी जो ब्रांडिंग है ना, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। कई बार आरती, लेकिन सेल्फ ब्रांडिंग नुकसानदेह भी होती है। जी हाँ, ये तो कि अगर आप किसी के चलते व्यक्ति को कोई बहुत जल्दी में हड़बड़ी में चला जा रहा है और अपने ब्रांड के प्रचार के लिए उसको रोक कर आप लगे उसके अपने तारीफें करने, तो वहां पर लोग सुनना बंद कर देते हैं, फिर उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाते हैं। अरे ये तो चला रहा है। कई बार ऐसा होता है, कुछ कंपनियां जो प्रचार के लिए, जैसे आजकल तो फोन कॉल, अनगिनत फोन कॉल आते हैं अपने प्रचार के लिए, चाहे वो लोन हो चाहे चीजें हो, और आप क्या करते हैं उस समय? आप परेशान हो जाते हैं। आप कोई किसी काम में ध्यानमग्न है और ऐसे में फोन कॉल आ रहा है या सामने व्यक्ति आकर खड़ा हो गया है, तो फोन के लिए तो बहुत आसान है, आप ब्लॉक कर देते हैं नंबर, लेकिन सामने से व्यक्ति आकर घेर लेता है, तब बड़ी मुश्किल आन पड़ती है। तो ऐसा भी न करें कि सेल्फ ब्रांडिंग के चक्कर में आप सामने वाले के लिए मुसीबत बन जाए। मतलब बस वही थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करें कि आप जो लोग हैं किस तरीके से किस सिचुएशन में, उस हिसाब से आप बात करिए, ये चीज होती है। आरती, एक हमारी सखी है, इन्होंने टिप्पणी लिख भेजी है, बहुत लंबी सी टिप्पणी है, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। किस्सा, ग्रेजुएशन का पहला साल था, कॉलेज में तमाम स्कूल से आई लड़कियां, कंपटीशन गजब का था। ऐसे में मैडम की नजरों में आए चुनाव मॉनिटर का, जिसमें कोई और चुनी गई। दिल भर गया, जो शुरू से मॉनिटर रहा हो, डिग्री कॉलेज में आकर अचानक न चुना जाना, क्या कमी रह गई? घर आए, मम्मी के साथ चिंतन किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में अव्वल रहो, काम समय से करो, क्लास में शांत रहो, हर दिन पाठ को याद करो, सब कंठस्थ हो। बस फिर क्या था, जुट गई दिन रात पढ़ाई में। कॉलेज में नए नए कपड़ों को पहनकर आने वालों के पीछे सब घूमते। अब उस समय कपड़े कहाँ इतने सारे सिल पाते थे, तो बस हमने पीला और भूरे रंग का सूट सुंदर से प्रिंट वाला तय कर लिया। अब जब तक मॉनिटर नहीं चुनी जाती यही पहनूंगी। क्लास में जब भी कुछ टीचर सुनती, हाथ अपना ही उठता, कुछ पूछती। 1 महीने में चर्चा में आ गई कि बहुत अनुशासित रहती है। अगले मॉनिटर का चुनाव जल्दी ही हुआ और हम बन गए। बहुत खुशी मिली, पूरे वर्ष बनी रही, फिर तो कपड़ों में रंग भर गए। ये सब साझा करने का अर्थ यही है कि अपनी पहचान बनाने के लिए अपने अंदर झांकिए कि कैसे क्या किया जा सकता है कि आपको लोग कहीं भी पहचान पाए। जी, ये वही है सेल्फ ब्रांडिंग की। उन्होंने मतलब अपने अंदर थोड़ा बदलाव करना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना कि लोगों की, कहते हैं ना कि लोगों की नब्ज पकड़ना कि क्या पसंद करते हैं लोग, क्या चाह रहे हैं।
आपसे, तो वो चीज अगर आपके अंदर आ गई तो फिर आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। एक और श्रोता हमारे जो कहते हैं कि नियमित और प्रासंगिक सामग्री प्रकाशित करने से आपके दर्शक आपके साथ जुड़े रहते हैं। यह आपको अपनी प्रतिभा, कौशल और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे आप सोशल मीडिया पे किसी पेज पे आप लिख रहे हैं कुछ, आप कहानी आपको लिखना अच्छा लगता है, कविताएं लिखना अच्छा लगता है, तो आप उस पर डाल सकते हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ आपने लिखा, तो वो धीरे धीरे चीज शेयर होती है, वो लोगों को पता चलती है कि हाँ आपको आपके अंदर ये चीजें खासियत है। तो इस तरह से भी आप सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हैं अपनी। और एक श्रोता ने लिखा है कि अपने दर्शकों के साथ जुड़े, श्रोताओं के साथ उनके सवालों का जवाब दें, उन्हें विशेषज्ञता से जुड़ी जानकारी प्रदान करें। इससे आप लोगों को अपनी पहचान दिला पाते हैं और अनुयायी भी बन जाते हैं। विशेषज्ञ के रूप में स्थिति मजबूत करना, अपने क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साबित करके आप एक विशेषज्ञ के रूप में स्थिति मजबूत कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी और बात है। हम इस समय क्या कर सकते हैं? एक गीत सुनेंगे। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल से इन्हीं आबादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। झरनों में नहाती जल परियां क्यों जाने मुझे ललचाती हैं। जंगल की कंवारी कलियां भी हंस हंस के कयामत ढाती हैं। हंस हंस के कयामत ढाती है। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल से इन्हीं आबादियों में। मदहोश मैं देखूंगा उसे तो क्या होगा। क्या नूर भरी सूरत होगी, क्या प्यार भरा जलवा होगा। क्या प्यार भरा जलवा होगा। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल से इन्हीं आबादियों में। वो जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में।
आरती, ये तो सच है कि दवाइयां हमें बीमारी से बचाती हैं, बहुत सारी बीमारी से। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा मिले जो दवाइयां न खाता हो कभी न कभी। जरा सी छींक आए, हल्का सा बुखार हुआ, जुकाम हुआ कि इंटरनेट पर सर्च किया और दवा खा ली, गटक ली। डॉक्टर के पास जाकर सलाह तक नहीं लेते लोग कि पता तो कर ले कि कितनी डोज कौन सी दवा की लेनी है और किसके लिए जरूरी है कौन सी दवा। शरीर में अगर पहले से किसी तरह की एलर्जी है, कोई परेशानी है, तो दवा की वजह से तबीयत और भी बिगड़ सकती है। बिल्कुल बिगड़ सकती है। और दूसरी चीज ये है कि जो दवाई हम ले रहे हैं, खासकर एंटीबायोटिक जो दवाई होती हैं, उनमें ये रहता है ना कि अगर उसके कोर्स होता है, एक प्रॉपर समय का, एक 2 दिन का, 3 दिन का या कुछ महीने का कोर्स होता है, तो डॉक्टर को पता होता है, वो उसी हिसाब से आपको बताते हैं कि आपको इतने समय ये लेनी ही है। लेकिन आपको अगर फायदा हो गया एक बार में, तो आप उसको छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि हमारे जो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है, वो उसके अंदर उसको इम्यून हो जाते हैं उससे। तो वो जो दवाई है ना, फिर आप जब दूसरी बार लेंगे तो आपको उसकी बढ़ा के डोज लेनी पड़ेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, शरीर उसका के अंदर वो जो एंटीबायोटिक है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वो इस वजह से आप बीमार पड़ेंगे तो आप दवाई आप पे असर नहीं करेगी। होता क्या है कि लोग एक बार डॉक्टर के पास चले जाते हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो अगली बार, मान लीजिए बुखार आया और सेम वैसा ही सिम्टम है, तो वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वही दवा उठा के रिपीट कर लेते हैं। तो आपको बुखार आया, बुखार किस वजह से आया ये आपको पता नहीं। कई बार मलेरिया, डेंगू और ऐसी बड़ी बीमारी, खतरनाक बीमारियों के कारण भी बुखार आता है, और आपने वही दवा ले ली जो नॉर्मल सी दवा थी, तो ऐसे में आप मुसीबत में फंस सकते हैं। बिल्कुल। तो और जब तक ये जो दवा गटकने की आदत है, बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की सलाह के, ये बहुत गलत है। और कई बार आदतन दवाएं लेते हैं लोग। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जो रोजमर्रा की तकलीफ होती है, ये कह लीजिए सिर दर्द, एसिडिटी, या पैर में दर्द, हाथ में दर्द, बदन दर्द, अक्सर लोगों की थकान की वजह से। किस वजह से होती है ये आपको अगर बहुत समय तक नहीं चल रहा है, वो सिर दर्द कुछ समय के लिए है, बहुत समय तक आपको महीनों से नहीं चला रहा है, तो फिर आपको ये दवाइयां लेने की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज है, 99 पे लोग कहते हैं कि अब बुखार आ गया हमें, 99 है बुखार, जबकि 99 बुखार होता ही नहीं है। वो हरारत मानी जाती है। जब तक 100 पे तक नहीं पहुंचता तब तक वो बुखार नहीं माना जाता है। तो आप एकदम से दवाइयां मत लें। जबकि जो आपके घरेलू उपचार हैं, जैसे कि अदरक हो गया, ये घर के जो सामान है, शहद हो गया, ये सब चीजें अगर आप लेंगे ना, तो वो कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो बेहतर है कि आप जो घरेलू उपचार हैं उससे, अगर बहुत लंबे समय से चीजें नहीं चली आ रही हैं तो आप इस तरह की चीजें लें। इसके अलावा कुछ होम्योपैथी दवाएं होती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, जिसको लोग डॉक्टर को दिखाने की जहमत नहीं उठाते हैं। आप गूगल पे सर्च करते हैं कि सर्दी की क्या दवा है, सिर दर्द की क्या दवा है, आप जाते हैं और महीनों महीनों नहीं, सालों सालों खाते रहते हैं। तो एक तरह से शरीर को भी आदत पड़ जाती है दवा की। तो जब आप दवा नहीं खाते तो आपका अजीब सी व्यग्रता होती है, और इसके तहत वो आदतन दवा के खाने के शिकार हो जाते हैं। जैसे अन्य तरह की लत होती है, उसी तरह से दवा की भी लोगों को लत लग जाती है। इससे उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी जरा सी तकलीफ में फटाक से दवा गटकना ठीक नहीं होता है। बिना डॉक्टर के सलाह के दवा गटके नहीं, बल्कि सलाह लें डॉक्टर के पास जाकर। जबकि पेन किलर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बल्कि अवॉइड ही करने चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा भी है कि छोड़ दे बिना पानी की दवाई गटकना। दवाइयों की आदत डालना सही नहीं है। दवाइयों का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर और जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि शरीर में जरा सी तकलीफ हुई, सीधी दवा खा ली, ये सही नहीं होता। पहले तो अपने डॉक्टर खुद ना बने। शरीर को हल्की फुल्की बीमारियों को सहने दें। बस मन में सोचे कि ठीक हो जाएंगे, और घरेलू तरीके अपना लें। और एक तरीका और है जो आराम होता है। भाग दौड़ के कारण कई बार आपको थकान महसूस होती है, हरारत होती है, तो आपको लगता है कि अरे आप तो बीमार पड़ गए जी। तो वो भी एक तरीका है कि आप थोड़ा सा रेस्ट दे शरीर को, अपने आप कई बार ठीक हो जाता है जी। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि बीमार होने पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई ले लेनी चाहिए, लेकिन दवाइयों की आदत डालना बुरा है, खासकर नशीली दवाएं जो आगे जाकर गंभीर समस्या भी बन सकती हैं और इनका उपयोग से विकार भी हो सकता है। और अब एक गाना सुनते हैं। कोई और टिप्पणी पढ़ रही है? एक टिप्पणी है जो कहते हैं कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और समय पर ही दवा लें, निर्धारित समय से अधिक दवाई ना लें, और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन ना करें। उन गतिविधियों में भाग लें जो आपको पसंद है, जो आपको दवाओं से दूर रहने में मदद करती हैं। यदि आपको लगता है कि आपको दवाओं पर निर्भरता हो सकती है तो कृपया डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से अब बात करें। और अब गाना सुनेंगे।
कहूँ आपसे प्यार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, प्यार है, प्यार है। मेरी जानिब से इनकार है, मेरी जानिब से इनकार है, क्या करूँ मैं अगर प्यार है, क्या करूँ मैं अगर प्यार है, प्यार है, प्यार है। प्यार वो चीज है जिससे ऐ नाज़नी पहले इनकार करते हैं सारे हंसी, फिर ये कहते हैं इकरार है, फिर ये कहते हैं इकरार है। क्या कहूँ आपसे प्यार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, प्यार है, प्यार है। और बड़ी बात मत भूलिए, देखिए अपनी औकात मत भूलिए, किस्सा इश्क बेकार है, किस्सा इश्क बेकार है। क्या करूँ मैं अगर प्यार है, क्या करूँ मैं अगर प्यार है, प्यार है, प्यार है। आपकी हर अदा पर मैं कुर्बान हूँ, कुछ तरस खाइए मैं भी इंसान हूँ, किस लिए मुझसे तकरार है, किस लिए मुझसे तकरार है। क्या कहूँ आपसे प्यार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, प्यार है, प्यार। और हम सब विविध भारती परिवार को श्रोताओं से प्यार है, श्रोताओं को विविध भारती परिवार से प्यार है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में तनाव से कोई दूर नहीं है, सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां चलती रहती है जिससे इंसान तनावग्रस्त रहता है। ये तनाव हमें बीमार करता है और जब हम अपने आप को बीमार मान लेते हैं तब हम डॉक्टर से संपर्क करके हर छोटी छोटी तकलीफ के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं और इसे आदत में ढाल लेते हैं। लेकिन अब घड़ी की ओर देखिए, हमारी जो भी आदत है यही छोड़ देना है। हमें अगर ज्यादा बोलना है तो ये इस आदत से भी बचना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले या बतियाएं, गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।